वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड हैंड रिटन नोट्स के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर उत्तराखंड की हिस्ट्री से हमने शुरू कर रखा है। तो आज जो टॉपिक है, ये तीसरा वीडियो है, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इसमें हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और खुद अपने हाथ से नोट्स बना करके आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मैटर आप लोगों के लिए प्रोवाइड हम यहाँ पर कराते हैं। तो साथियों, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पर आज हम थोड़ा सा वीडियो कल से परसों से जो हमारा पार्ट 1, 2 था, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। कॉपी पेन अपना पकड़ करके आप बिल्कुल तैयार हो जाओ और मेरे साथ बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नोट कर लो प्रत्येक चीज़ को और समझ भी लो अच्छे तरीके से। तो बाकी इसका लिखित मैटर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर तो दे ही देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, मुझे पता है, नहीं किया है तो फिर तुरंत कर लो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और कुछ लिखित भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो लिखित साक्ष्य में जैसे आप देखेंगे, यहाँ कुछ साहित्य है, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है। कुछ धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर मतलब अत्यधिक आप देखेंगे धार्मिक ग्रंथ ही हमको आदि ऐतिहासिक काल से मिले हैं। तो धार्मिक ग्रंथ की अत्यधिक होने की वजह से इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है। किसको? आदि ऐतिहासिक काल को। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मैंने बताया था आपको, आदि ऐतिहासिक काल को कांस्ययुगीन युग भी बोला जाता है, ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल, उसको हमने कहा प्रस्तर युग या पाषाण युग, ठीक है, इसको कांस्य युग भी बोला जाता है। तो इसको पौराणिक काल किसे कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का संकलन हम अपने नोट्स में करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। हमने कहा कि पौराणिक काल इसको बोला जाता है। धार्मिक ग्रंथों की उपलब्धता यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्य की पूर्ण भूमिका जो है से संबोधित इसको कर रहा है। मतलब देवभूमि एवं मनुष्य की पूर्ण भूमि बोला गया है उत्तराखंड को ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन कई बार जो है पेपर में आ चुका है, सीधे सीधे ऐसे ही उठाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में गढ़वाल का वर्णन मिलता है दोस्तों, जो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, कुमाऊं का या कूर्मांचल का इसमें कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। किसमें? वेदों में। सीधे सीधे क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़वाल का वर्णन मिलता है लेकिन कूर्मांचल का वर्णन नहीं मिलता है? तो वो कौन है? वेद हैं। वेदों में नहीं मिलता है कूर्मांचल का, लेकिन गढ़वाल का मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमने ग्रंथों की बात की, तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो है उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जो है बद्रीनाथ का नाम आया है दोस्तों। बद्रीनाथ का नाम किसके अंतर्गत आया? ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत। तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ऐत्रेय ब्राह्मण है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो उत्तर कुरु शब्द है, ऐसा माना गया कि उत्तर कुरुओं का निवास इस क्षेत्र में था, इस वजह से यहाँ का नाम क्या हुआ? उत्तर कुरु रखा गया। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद कौशिकी ब्राह्मण में है, तो कौशिकी ब्राह्मण में जो है वाग्देवी का जो निवास स्थान है उसको बद्री आश्रम बताया गया है, बद्रिकाश्रम में, ठीक है। वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम में किस ग्रंथ में बताया है? कौशिकी ब्राह्मण में बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, मैं ये आपको बता दूं दोस्तों। उसके बाद आते हैं पुराणों में। हमने बात कर ली वेदों की, उसके बाद हमने की ब्राह्मण ग्रंथों की, अब है पुराण की। तो पुराणों में भी उत्तराखंड का जिक्र है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्कंद पुराण दोस्तों। स्कंद पुराण में जो है 5 खंडों का उल्लेख मिलता है। वो 5 खंड कौन कौन से दोस्तों? एक तो है नेपाल, दूसरा है मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। ये 5 खंड हैं जिनका उल्लेख किस में मिलता है? मानस खंड में, सॉरी स्कंद पुराण में मिलता है। देखिए, जो मानस खंड है दोस्तों, ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है और इसका जो पूरा एरिया बताया गया वो नंदा देवी पर्वत से लेकर के कालगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड बताया गया है। और केदार खंड जो है गढ़वाल क्षेत्र के लिए बोला गया है। गढ़वाल क्षेत्र को माया क्षेत्र, मतलब जिसको हरिद्वार बोला जाता है, माया क्षेत्र हरिद्वार का उपनाम है। तो हरिद्वार से हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है इसको किसके अंदर बताया गया है? गढ़वाल क्षेत्र बताया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी यहाँ पर बताई गई है। लंबाई 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि सीधे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मानस खंड जो है, मानस खंड और केदार खंड का जो संयुक्त क्षेत्र है दोस्तों, उस संयुक्त क्षेत्र को
क्या कहा गया है, उत्तराखंड या उत्तरखंड या ब्रह्मपुर और खसदेश। ठीक है, ये 3 नामों से इसको प्रयुक्त किया गया है। किसको, मानसखंड और केदारखंड को। जैसे इस समय कुमाऊं और गढ़वाल, ये दोनों जब जो संयुक्त क्षेत्र है इसको हम उत्तराखंड बोलते हैं। पहले उत्तरांचल भी कुछ टाइम इसका नाम रहा था, तो उसी तरीके से उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश, इन नामों से इसको प्रयुक्त किया गया है, ये माना गया है। दोस्तों जो है षष्टिलक्षित संहिता की रचना की थी व्यास जी ने, तो कहाँ पर की थी, बद्रिकाश्रम में की थी। ठीक है, और उसके बाद जो है जन्मेजय ने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्यास गुफा में व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देवप्रिया की प्रशंसा बहुत ज़्यादा की गई है। स्कंद पुराण का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया, तो स्कंद पुराण का जो केदारखंड है, ठीक है, तो स्कंद पुराण के केदारखंड में जो है देवप्रिया की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है दोस्तों, मतलब सहस्त्र से अधिक श्लोकों में की गई है। और देवप्रयाग को जो है क्या बताया गया है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि बताया गया है और समस्त पापों का विनाशक बताया है। किसको, देवप्रयाग को। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपने। ठीक है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का निवासक बताया गया है। उसके बाद श्री क्षेत्र है दोस्तों, जिसका वर्तमान नाम श्रीनगर है। तो श्रीनगर की महिमा का भी इसमें गुणगान, बहुत अधिक गुणगान किया गया है। और जो है पुराणों में, ठीक है, यहाँ पर जो है सतनय संग नरेश ने क्या किया था, कोलासुर का वध किया था। तो सतनय संग नरेश ने कोलासुर का वध कहाँ किया था दोस्तों, श्रीनगर में किया था, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रचलित एक बधान जो है बहुत ही फेमस है। इस बधान के बारे में आप लोगों को इम्पोर्टेंट होना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों बधान एक पट्टी ही नहीं है, ये एक क्या है, एक पर्वत श्रेणी है जो क्या करती है, कुमाऊं और गढ़वाल का एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है, बधान, कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर कौन बनाती है, बधान बनाती है। बधान को दोस्तों पुराणों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है, बहुत अधिक पुनीत स्थान, पवित्र स्थान बताया गया है। ऐसा उसमें ये बताया गया है, ऐसा माना जाता था कि बधान में जन्म लेने के लिए जो है देवता लोग भी तरसा करते थे, यानी कि वो भी तरसते थे। इतनी पवित्र और पुनीत भूमि बधान की बताई गई है। अब बात करते हैं मानसखंड। हमने कहा मानसखंड जो है उत्तराखंड कुमाऊं के लिए प्रयुक्त होता था। तो अब यहाँ पर देखेंगे मानसखंड कूर्मांचल का वर्णन है मानसखंड के अंदर। दोस्तों देखिए, विष्णु के कूर्म अवतार और सृष्टि की उत्पत्ति का भी जो है किसमें अंतर्गत उल्लेख है, मानसखंड के अंदर ही उल्लेख है। दोस्तों दक्ष यज्ञ के बाद शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या की थी, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। और कार्तिकेय जी का जन्म जागेश्वर में हुआ था, ये भी किसके अंदर उल्लेख मिलता है, मानसखंड के अंदर उल्लेख मिलता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना कि इन सभी का उल्लेख किसमें मिलता है, मानसखंड में मिलता है। मैंने आपसे पहली बात कर ली थी, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड का जो संयुक्त क्षेत्र है उसको उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश नामों से जाना जाता है या उससे संबोधित किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार एग्जाम में आपने देखा होगा, तो बौद्ध साहित्य में पाली भाषा वाले ग्रंथों में, ठीक है, बौद्ध साहित्य के जितने भी पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं दोस्तों, उनमें उत्तराखंड का जो क्षेत्र था, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हिमवंत। ठीक है, हेमवंत नहीं, हेमवंत के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये है हिमवंत। ठीक है, हिमवंत का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यह किया गया है। उसके बाद इनके बाद महाभारत में भी यहाँ पर उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं महाभारत की। तो दोस्तों महाभारत के वन पर्व में देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि पर्व क्या है, वन पर्व वगैरह आपने बार बार सुना होगा। तो महाभारत के पर्व हैं दोस्तों, महाभारत के पर्व है, आप इनको अध्याय कह सकते हैं। ठीक है, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, यानी कि कुल 18 अध्याय हैं। ठीक है, जो पांडवों के समस्त जो चीज़ें हुई थी उन सभी को विभिन्न अध्यायों में विभक्त करके इसमें दिया गया है। तो उन अध्यायों में आप देखेंगे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व और आश्रमवासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, ये 18 पर्व हैं और जो है महाभारत में इनमें से कई पर्व ऐसे हैं जिनमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। देखिए, सबसे पहले एक वन पर्व में जो बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो वन पर्व में दोस्तों ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को महाभारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताया है। किसके अंतर्गत आता है, वन पर्व में बताया है। और हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है, किस में दोस्तों, वन पर्व में कहा गया है।
जो ये गंगा द्वार है दोस्तों, यहाँ पर गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान बताया गया है। ठीक है, किसको? गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान किसको बताया? गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार को बताया है। और कनखल की यात्रा का उल्लेख भी जो है यहीं पर है। ये कनखल जो है हरिद्वार के पास है। और पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन जो मिलता है वो भी कहाँ पर मिलता है? और जो है वन पर्व में ही मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे आता है, पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किस में मिलता है? तो ये वन पर्व में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद उस समय यहाँ यहाँ पर यहाँ मतलब उत्तराखंड में पुलिंद या फिर कुनिंद और किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीनगर थी। एक पुलिंद राजा जो था वो सुबाहु, तो उसकी राजधानी श्रीनगर थी। जो सुबाहु था दोस्तों, इसने पांडवों की तरफ से क्या किया था? युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि पांडवों की तरफ से युद्ध में किस पुलिंद राजा ने भाग लिया था? वो सुबाहु ने लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है विराट पर्व। तो विराट पर्व में है जो है सुबाहु के बाद विराट का उल्लेख है, तो इसीलिए इसको विराट पर्व कहा जाता है। तो विराट का उल्लेख यहाँ पर है। विराट की जो राजधानी थी, जो राजा विराट था, विराट की राजधानी विराटगढ़ी थी। और विराट की पुत्री से जो है अभिमन्यु का विवाह हुआ था दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा इसके बारे में। उसके बाद आते हैं आदि पर्व में। तो आदि पर्व में बताया गया है कि उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु दो देश हैं। तो ऐसा वर्णन किया गया है किसमें? आदि पर्व में किया गया, उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु। अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के नागराज कौरव की कन्या जिसका नाम क्या था? उलूपी था, तो उनसे विवाह हुआ था, ऐसा आदि पर्व में बताया गया है। ठीक है, ऐसा उल्लेख आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों आते हैं सभा पर्व में। सभा पर्व में जो है उत्तराखंड की भौगोलिक और जाति व्यवस्था को संदर्भित किया गया है। किसमें? सभा पर्व में। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड की भौतिक और जाति व्यवस्था को किस में संकलित किया गया है या संदर्भित किया गया है? तो ये सभा पर्व में संदर्भित किया गया है। उसके बाद उद्योग पर्व आता है। तो उद्योग पर्व में दुर्योधन के पक्षधर पर्वतीया का उल्लेख मिलता है। और जो ये पर्वतीया है दोस्तों, ये डॉक्टर कटोच का ऐसा मानना है कि ये ऋग्वेद के पारावत लोग हुआ करते थे। ठीक है, ऋग्वेद के जो पारावत लोग थे वही जो है ये पर्वतीया से संबंधित थे। गढ़वाल और आस पड़ोस का जो क्षेत्र था उसको क्या कहते थे? उत्तर कुरु कहा जाता था। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो ध्यान से अच्छी तरीके से। दोस्तों महाभारत काल में इस क्षेत्र में जो जनजातियां निवास करती थी या जातियां निवास करती थी उनमें से थे खस, तंगड़, किमपुरुष, कुनिंद, किरात, नाग, असुर जातियां। ठीक है, और उत्तर कुरु क्षेत्र में निवास करती थी ये सभी। और उत्तर कुरु मैंने आपको क्या बताया? गढ़वाल वाला क्षेत्र। दोस्तों अब आते हैं गढ़वाल क्षेत्र में। तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो है विभिन्न कालों में विभिन्न समय पर अलग अलग नामों से गढ़वाल को पुकारा गया या उसको संबोधित किया गया। जैसे आते हैं हम वैदिक काल में। तो वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए हेमवंत का इस्तेमाल होता था। हेमवंत, जैसे हमने पहले बताया, मैंने आपको उसको उस समय हिमवंत बताया, तो हिमवंत नहीं। ठीक है, तो ये बौद्ध जो ग्रंथ थे तो उन्होंने उसमें हिमवंत मिलता है, लेकिन वैदिक काल में जो है गढ़वाल क्षेत्र के लिए हेमवंत नाम का प्रयोग होता था। उसके बाद आते हैं महाभारत काल में। तो महाभारत काल में इसको उत्तर कुरु से संबोधित किया जाता था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। उसके बाद पुराण काल में केदारखंड दोस्तों, और पुराणोत्तर काल में पुराणों के बाद इसको केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और किरात मंडल इन नामों से प्रयोग किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और कालांतर में जब अजय पाल के द्वारा 52 गढ़ों को जीता गया तो उसके बाद इस क्षेत्र के लिए गढ़वाल शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तो आपने देखा हेमवंत से लेकर के गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने तक की पूरी कहानी देखिए। विभिन्न कालों में इसको किस नामों से पुकारा जाने लगा। अब जो है जो गढ़वाल क्षेत्र था दोस्तों, यहाँ की एक विशेषता थी गढ़ों का निर्माण। ठीक है, तो गढ़ों का निर्माण जो है गढ़वाल की विशेषता थी। गढ़ का मतलब होता है पहाड़ी किले। ठीक है, तो गढ़ का मतलब पहाड़ी किले था। तो एक असुर राजा थे संबर, ऐसा उल्लेख है कि संबर के 100 गढ़ थे। ठीक है, तो संबर के जो है 100 गढ़ थे, इनको देवराज इंद्र और सुदास ने क्या कर दिया था दोस्तों? नष्ट कर दिया था। असुर राजा संबर के 100 गढ़ थे। किसके थे? संबर के। इनको नष्ट किसने किया? देवराज इंद्र और असुर ने नष्ट कर दिया। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार दोस्तों प्रलय के बाद इस क्षेत्र को के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने प्राणों की रक्षा की। ठीक है, और उसके बाद जो है यहीं से दोबारा से सृष्टि की रचना हुई। मारीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु और वशिष्ठ, मनु आदि जो अनेक वंश थे, इन वंशों की यहीं से परंपरा शुरू हुई ऐसा माना जाता है। ऐसा किस में लिखा गया है, ऐसा किस में मिला है? ये ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद के अनुसार ये सारी चीज़ें
कही जा रही हैं। दोस्तों एक अलकापुरी, आपने एक प्रमुख स्थान सुना होगा अलकापुरी। तो अलकापुरी जो है ये कुबेर की राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, कुबेर की राजधानी कहाँ थी? तो ये अलकापुरी थी। और अलकापुरी जो है मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी माना जाता है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ है, क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम? अलकापुरी। और उसके बाद ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जो निवास स्थान था दोस्तों वो भी गढ़वाल माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो गढ़वाल, उसके मानस पुत्र कौन कौन थे? दक्ष, मरीचि, पुलह, ऋतु और अत्रि, ठीक है। तो ये 6 जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, इनका निवास गढ़वाल माना जाता है। बात करेंगे सप्त सिंधु देश। आपने ऋग्वेद में एक सप्त सिंधु देश का उल्लेख है, तो हम इसको समझते हैं ये क्या था। दोस्तों हरिराम धस्माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंदन नौटियाल ऐसा मानते हैं कि ये जो सप्त सिंधु देश था ये गढ़भूमि और गढ़वाल ही था, ठीक है। उस समय जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश का उल्लेख हुआ है ये गढ़वाल ही था, ऐसा मानना है इन तीनों का। और वैदिक ग्रंथों की रचना जो है बद्रीनाथ के पास गणेश गुफा में, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा, इन गुफाओं में जो है वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। उसके बाद ऋग्वेद में ये वर्णन है कि जो सरस्वती नदी है इसका संबंध भी यहीं से है। कहाँ से? सप्त सिंधु देश से ही इसका संबंध है, ये ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है। बात करते हैं विशोम पर्वत की दोस्तों। तो विशोम पर्वत जो था ये टिहरी गढ़वाल का एक टिहरी गढ़वाल में है। तो टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है, हिमयाण इसका नाम है। तो वहाँ पर ये विशोम पर्वत स्थित है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी में स्थित है। तो यहाँ पर जो है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ठीक है। ये तीनों, जहाँ पर वशिष्ठ आ जाएगा तो गुफा हो, कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों जो है कहाँ पर है? विशोम पर्वत में है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि राम का जब वनवास हुआ था तो उनके वनवास के बाद वशिष्ठ मुनि ने जो है अपनी पत्नी के साथ यहीं पर निवास किया था। कहाँ पर? विशोम पर्वत पर। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद सितोनशिव पट्टी जो है एक महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों, जो देवप्रयाग में है, ठीक है। नाम में सितोनशिव मतलब सीता आ रहा है। तो सीता जी यहाँ पर जो है क्या है? पृथ्वी में समाई थी सितोनशिव पट्टी में, ठीक है। ये पृथ्वी में समाई थी। तो इन्हीं की याद में दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या लगता है? एक मेला लगता है जिसको मनसार का मेला कहते हैं। तो मनसार एक जगह है, तो जगह का नाम है, यहाँ पर जो है मनसार का मेला लगता है। उसके बाद तपोवन जो है एक प्रसिद्ध शब्दावली है। तो तपोवन जो है टिहरी गढ़वाल में है। यहाँ पर किस लिए फेमस है? लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आता है। उसके बाद बाणासुर का राज्य, जो ये बाणासुर था दोस्तों, ये रामायणकालीन बाणासुर ही, इसको रामायणकालीन बाणासुर ही माना जाता है। तो बाणासुर का राज्य जो है गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी जो थी बाणासुर की, तो वो ज्योतिषपुर, या फिर इसको जो प्रचलित आजकल है नाम आधुनिक, तो ये जोशीमठ। तो बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी? ज्योतिषपुर या जोशीमठ। उसके बाद वन पर्व की हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। तो वन पर्व महाभारत में दोस्तों हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो ये ध्यान रखना है कि हरिद्वार से केदारनाथ, जिसको केदारनाथ भृंगतुंग भी आपको कहीं पर मिलेगा, तो यहाँ तक की यात्रा का वर्णन किस में मिलता है? सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है। तो ये आपको किस में मिलता है? वन पर्व में मिलता है। उसके बाद लोमस ऋषि के साथ पांडवों का इस क्षेत्र में आने का उल्लेख भी आपको कहाँ पर मिलता है? वन पर्व में ही मिलता है। कुछ चीज़ें हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे पॉइंट है दोस्तों। कुंती और द्रौपदी के साथ पांडव यहाँ से स्वर्गलोक गए थे। उस समय इस क्षेत्रों में जो अधिपत्य था वो किसका था? वो था पुलिंद और किरात वंशों का, ठीक है। तो पुलिंद और किरातों का वंश जो है यहाँ पर अधिपत्य था, जिस समय कुंती और द्रौपदी जो है पांडवों के साथ स्वर्गलोक गए थे इस क्षेत्र से। तो पुलिंद जो था, पुलिंद राजा उस समय सुबाहु था और इसकी राजधानी श्रीनगर थी, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में यहाँ के कुछ प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, जैसे उनमें से एक है बद्रिकाश्रम, इसका जिक्र हम पहले भी थोड़ा हल्का फुल्का कर चुके हैं। दूसरा कण्वाश्रम। दोस्तों कण्वाश्रम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कण्वाश्रम जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो है कण्वाश्रम में भरत का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो भरत के जन्म की वजह से ही भारत का नाम क्या पड़ा? भरत पड़ा इस देश का। उसके बाद कण्वाश्रम जो है ये मालिनी नदी के तट पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे बहुत बार आए हुए हैं, ठीक
ठीक है। तो कड़मासरम मारी नदी के तट पर है। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी किसके तट पर की थी या कहाँ पर की थी? कड़मासरम में ही की थी। तो कड़मासरम का वर्तमान नाम क्या है अगर क्वेश्चन आता है तो इसका वर्तमान नाम था चौकाघाट। तो सभी के सभी यहाँ पर ट्रिपल स्टार पॉइंट हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र के बाद बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र की। तो प्रारंभ में जो चंपावत था और चंपावत के कुछ आसपास का जो क्षेत्रफल था दोस्तों, क्षेत्र था, उसको ही कुमाऊं कहा जाता था। लेकिन अभी तो ये काफ़ी आगे तक इसकी सीमा बढ़ गई है, लेकिन पहले इसको चंपावत और उसके आसपास के क्षेत्र को केवल कुमाऊं कहा जाता था। दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख है, सबसे ज़्यादा उल्लेख है, वो मानस खंड के अंतर्गत मिलता है। मैंने बताया था आपको, गढ़वाल क्षेत्र का केदार खंड के अंतर्गत और कुमाऊं क्षेत्र का मानस खंड के अंतर्गत। तो उस समय जो यहाँ पर उल्लेख मिलता है दोस्तों, कौन कौन सी जातियों का निवास हुआ था, मतलब ये ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि ये किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर नाग, ठीक है, इतनी जातियों का 6 जातियों का निवास बताया गया है। किसके अनुसार? ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार। उसके बाद महाभारत के अनुसार की अगर बात करेंगे, महाभारत में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस, ठीक है, और कुछ अन्य भी हो सकती हैं इनमें। तो कुछ महत्व मतलब इंपॉर्टेंट और प्रमुख जो जातियां थी उनका निवास महाभारत के अनुसार इतने जातियों का निवास यहाँ पर बताया गया है, इनका उल्लेख मिलता है महाभारत में। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं तो यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये जाखन देवी मंदिर, एकमात्र साक्ष्य जो है उत्तराखंड में यक्षों के निवास की पुष्टि करता जो जाखन देवी अल्मोड़ा का मंदिर है। उसके बाद नाग जाति के निवास का प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये बेरी नाग, बेनी नाग, ठीक है, या इसको बीनाग भी बोलते हैं, धौली नाग, काली नाग, पिंगल नाग और खरहरी नाग, बासुकी नाग, ठीक है, ये कुछ मंदिरों के नाम हैं जिनसे हमको नाग जाति के निवास की पुष्टि होती है, उनका प्रमाण मिलता है। इन सभी में दोस्तों बीनाग या फिर बेनी नाग एक ऐसा है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है, देखेंगे आप। आगे बात करते हैं किरातों की। हमने कहा यहाँ पर किरात जाति निवास करती थी। तो किरात जो थे उनकी भाषा जो थी दोस्तों मुंडा जाति थी, ठीक है, मुंडा भाषा थी, सॉरी। और इनका जो वर्तमान निवास, अभी इनके जो वंशज जो अभी इस समय वर्तमान में निवास करते हैं वो अस्कोट और डीडी हार्ट में इनके वंशज अभी भी निवास करते हैं। उसके बाद बात करेंगे खस जाति की। तो खस जाति जो थी दोस्तों बहुत ही सशक्त जाति मानी जाती है उस समय की, और इनके समय बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था बहुत अधिक हुआ था, ठीक है। राजपूतों के प्रभुत्व में आने से पहले या राजपूतों के प्रवेश से पहले जो है ऐसा माना जाता है कि उस समय खसों का प्रभुत्व था, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई आदि ऐतिहासिक काल से, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी तीन सभी को हमने यहाँ पर दे दिया है। बाकी अगर कुछ भी चीज़ें हमको नई और मिलती हैं हम आगे बताएंगे आपको। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, आपके कोई भी विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जरूर चेक करें। दोस्तों कल के वीडियो में हम ऐतिहासिक काल से डिस्कस करेंगे। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी उन सभी को हम देखेंगे। ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों के बारे में हम देखेंगे, यहाँ से क्या क्या शिलालेख मिले हैं, क्या क्या अभिलेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, इनकी क्या भाषा थी, क्या लिपि थी, क्योंकि ऐतिहासिक काल से तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। ऐतिहासिक का साक्ष्य हमारे पास भरपूर मात्रा में है इतिहास, तो हम इन सभी को डिटेल में देखेंगे। मेरे साथ इस वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख लो और वहाँ से नोट से तैयार कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।